कौन पढ़ेगा? आप पढ़िए। Types of crimes of strict liability. Traffic offenses. Certain traffic violations such as speeding or parking violations are often strict liability offenses. The focus is on the act itself rather than the driver's intention or mental state. Number two, regulatory offenses. Many regulatory offenses fall under strict liability such as violation of health and safety regulations, environmental regulation or food and drug regulation. These offences aim to ensure compliance with specific standards or protect public welfare. Statutory offences. Some statutory offences, particularly minor or administrative offences, may be categorized as strict liability offences to ensure compliance with specific law or regulations. हम इसमें बताइए जो नहीं आता है। All clear? Statutory. स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी का मतलब है कोडल, कोडल का मतलब है कानूनी, किताबी, जो कानून बना हुआ है। एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बना होना चाहिए, जब क्लास स्टार्ट हो ब्रेक के बाद आप अपने क्लास स्टार्ट जिस तरह प्लीज बना लें, ताकि स्मूथ कोऑर्डिनेशन रहे। अभी जो बच्चे आएंगे उनको हो सकता है मिस ना करें। और कोई है फायर ना करा है कोई? किधर है? बुलाए उनको, मेरे क्लास स्टार्ट हो। आप इसको पढ़ें ना। ये दोनों चीजें देखी जाए। ऐसे ही एक गाड़ी है, वो आपने बिल्कुल दरवाजे के सामने पार्क कर दी है। मतलब मेरी तो इंटेंशन नहीं थी ना दरवाजा बंद करने की, मैं तो गाड़ी पार्क की है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ये चीजें ऑटोमेटिकली उसको प्रूव करती हैं कि आपको पता है कि ये येलो लाइन है जिसके ऊपर गाड़ी नहीं पार्क करनी। अगर आप पार्क करेंगे तो स्टिकर लगाएगा, टिकट लगाएगा कि भाई इतना ऑफेंस है, इतना जुर्माना है, आपने पे करना है। नहीं करोगे तो आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। बाहर के मुल्कों में ऐसे होता है। आप गाड़ी सिर्फ वहीं पार्क कर सकते हैं जो डेजिग्नेटेड प्लेस है, हर जगह आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। क्योंकि हम यूके में बैठे हुए हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, तो हमने उसी के मुताबिक चीजों को अज़्यूम करना है। यहाँ पे कोई वोकैबुलरी, कोई किसी किस्म का इशू है तो बताइए। क्लियर? क्या मतलब है पर्टिकुलरली का? हाँ, पर्टिकुलर मुनफरिद खास तौर पे ट्रैफिक ऑफेंसेस, सर्टेन ट्रैफिक वायलेशन, सर्टेन मखसूस ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियां, जैसा कि ओवर स्पीडिंग, एक स्पीड बताई हुई है कि 120 तक जाना है तो आप 140 पे चले जाते हैं। पार्किंग वायलेशन, आपने गलत जगह पे पार्किंग लगा दी। ये ऐसे अक्सर ऐसी स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज हैं जो ऑफेंसेस बनते हैं, और इसमें जो मुतवज्जे है, फोकस है, वो एक्ट के ऊपर है रादर देन ड्राइवर्स इंटेंशन या उसकी मेंटल स्टेट के ऊपर एक्शन ज्यादा कंसीडर किया जाता है। रेगुलेटरी ऑफेंसेस, रेगुलेटर कौन है वो आपको पता है। मैनी रेगुलेटरी ऑफेंसेस fall under the strict liability such as violation of health safety regulations, environmental regulations, मौसमियाती
रेगुलेशन आर फूड, खाने पीने और नशावर चीज़ों के मतलब रेगुलेशन। दीज ऑफेंसेस, इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं वो एक मकसद को इंश्योर करने के लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, मखसूस स्टैंडर्ड टू प्रोटेक्ट द पब्लिक वेलफेयर या मुफाद आमा को इंश्योर करने के लिए बनाए जाते हैं। स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस यानी कि किताबी जुर्म, ऐसा जिनके ऊपर लॉ बना हुआ है, कोडिफाइड है। तो कुछ स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस, कुछ किताबी जो किताब के अंदर लिखे हुए हैं कि ये जराइम है, खास तौर पे नाबालिग या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफेंस, माइनर मतलब छोटे, पर्टिकुलरली छोटे, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफेंस इंतजामी अमूर के रिलेटेड जो जराइम है में भी कैटेगराइज हो सकता है, इस शक्ल में आ जाए कि उसको डायरेक्ट लायबिलिटी के ऑफेंस को इंश्योर करने के लिए कंप्लायंस, अमल दरामद विद द स्पेसिफिक लॉ, मखसूस लॉ के ऊपर और रेगुलेशन और कानून के ऊपर। अब इसमें किसी किसी को नहीं समझ आई तो बताइए। वो ये कह रहा है कि ट्रैफिक ऑफेंसेस, रेगुलेटरी ऑफेंसेस और स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस, ये तीन किस्म के ऐसे जराइम हैं जिसमें डायरेक्ट लायबिलिटी जो है उसमें मैं जरिया साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेगुलेटर ने ये कह दिया कि आपने गैस चोरी नहीं करनी, आपने बिजली के ऊपर कुंडा नहीं डालना है। तो आप कुंडा डालने कहेंगे जी मेरी तो ये इंटेंशन नहीं थी, तो इंटेंशन ऑटोमेटिकली जब आप उसकी बिजली पे एसी चला रहे हो 16 पे रख के, तो फिर तो इंटेंशन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप इंटेंशन जो है वो पता चल जाएगी ऑटोमेटिकली। इसी तरह स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस, किताब में लिखा हुआ है वाज़े तौर पे, बोर्ड पे लिखा हुआ है वाज़े तौर पे कि यहाँ पे सिगरेट नोशी जुर्म है, और फिर आप सिगरेट बना रहे हो, पी रहे हो और कह रहे हो कि मुझे क्या पता है, ठीक है। इसी तरह ट्रैफिक ने लिखा हुआ है कि यहाँ पे पार्किंग मना है, फिर पार्किंग कर रहे हो, तो इसके लिए इंटेंशन की जरूरत नहीं है। आपका एक्ट जो है वो सफिशिएंट है टू प्रूव दैट यू आर गोइंग टू डू द क्रिमिनल ऑफेंस। अगर सब क्लियर है तो आगे चलते हैं। क्लियर, आगे चलो। क्या कहता है, पढ़े इसको सर। माला व्यवस्था दस माला माला These offences are considered crimes simply because they are prohibited by law, regardless of any intent wrongfulness. They are offences that society has determined should be illegal due to the social or religious reasons, even if they do not involve inherently wrongful or immoral behavior. Strict liability offense often fall into the category of malpractice. These offenses are inherently wrong or immoral, and their wrongfulness is universally recognized. They involve acts they are considered inherently harmful, such as murder, theft, or successful. पढ़े इसको, जो वर्ड नहीं समझ आती वो मुझे बताइए। ममानियत, ये जो दोनों में है ना, माला माला, ये इसमें है इंटेंशन। या आप कह सकते हैं कि एक्शन, एक्शन और इंटेंशन, अमल और नियत।
क्लियर है? तसल्ली से इसको पढ़ें। जी, इसको रोका गया है कानून के अंदर, ऐसा अमल जिसको कानून के अंदर रोका गया है। विरासती का होता है। असॉल्ट, हमला। ठीक है, अब इसी लड़के को दिखा रहा है। ठीक है, बस अच्छा, सॉरी। हाँ जी, मैला पर से यानी कि जो ऐसी चीज है जो कि यूनिवर्सली गलत है, पर से मतलब पढ़ा जाए, देखा जाए, समझा जाए। अच्छा, कहते हैं माला प्रोहिबिटिया। माला प्रोहिबिटिया मतलब ऐसे एक्शन जिसको एक स्पेसिफिक लॉ में प्रोहिबिट किया गया है। मिसाल के तौर पे मैं अक्सर ये जैसे एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे वाइन जो है वो प्रोहिबिट है, तो यहाँ पे माला प्रोहिबिटिया है, यही वाइन जो है वो उठा के यूके में रखो तो वहां पे ये माला प्रोहिबिटिया है ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? एक चीज जो है वो यहाँ पे परमिजिबल है, वहां पे परमिजिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे इस्लाम में जो है वो 4 शादियां अलाउ है, तो वहां पे एक शादी अलाउ है, तो वहां पे ये माला प्रोहिबिटिया है, यहाँ पे ये अलाउ है। ठीक है, तो हर कंट्री के रस्म रिवाज, रिचुअल, कस्टम के मुताबिक उसकी जो लेजिस्लेशन है वो की जाती है। एक बार कुछ चीजें ऐसी हैं उसमें किसी भी लॉ की, कस्टम की, रिचुअल्स की तमीज नहीं है, वो यूनिवर्सली ही जुर्म है। मिसाल के तौर पे कोई कंट्री ऐसा नहीं है जहां पे मर्डर जो है वो अलाउ है। कोई एक कंट्री नाम लेते हैं, कोई एक कंट्री ऐसा नहीं है जहां पे थेफ्ट अलाउ है, कोई एक कंट्री ऐसा नहीं है जहां पे असॉल्ट अलाउ है।
तो ये माला पर से है, माला पर से है। कहीं पे भी हो तमीज नहीं है, कहीं पे भी हो, बॉर्डर पे आर हो पार हो, किसी भी जगह पे हो, जुर्म है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली लॉ में, स्पेसिफिक कंट्री में, स्पेसिफिक जगह पे, मिसाल तौर पे काइट फ्लाइंग जो है वो पतंग चढ़ाना इस्लामाबाद में बैन नहीं है, पिंडी में बैन है, तो ये क्या है, माला प्रोजेक्ट है, इधर अलाउ है इधर नहीं अलाउ। गेटिंग माय पॉइंट सर? तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि लायबिलिटी कैसे आती है। कहता है दीज ऑफेंसेस, इस तरह के जो जुराइम हैं ये समझे जाते हैं सिंपली बिकॉज दे आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ममानियत है कानून में, कतई नजर इसके कि कोई भी उसमें वरासती गलती हो। दे आर ऑफेंसेस, ये ऐसे जुराइम हैं जिसमें सोसाइटी ये फैसला करती है कि ये गैर कानूनी होने चाहिए, क्योंकि उनके माशरती और जो उनके पॉलिसी वजूहात है, हत्ता कि अगर वो इनहेरेंटली या वरासती तौर पे गलत हों या इखलाकी तौर पे गलत हों। डायरेक्ट लायबिलिटी अक्सर जो है वो उसमें कैटेगरी में फॉल करती है माला प्रोहिबिटिया में। सेकंड पैराग्राफ, माला पर से ये जो जुराइम है ये वरासती तौर पे गलत हैं, गैर इखलाकी हैं, और ये गलती जो है वो इनकी यूनिवर्सली एडमिटेड है, पूरी दुनिया के ऊपर एडमिटेड है। इनमें जो शामिल जुराइम हैं वो वरासती तौर पे ही नुकसानदेह हैं, जैसा कि कत्ल है, चोरी है, हमला है। ये इसका तर्जुमा है। ठीक है, अभी ये कुछ क्लासों में हम इस तरह तर्जुमा करेंगे, उसके बाद ये मैं तर्जुमा छोड़ दूंगा। मैं सिंपली आपको क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपका पाँव टिकाना चाह रहा हूं कि आपको ये गलती मुश्किल ना लगे। आप हर लफ्ज का मीनिंग लिखा करें ताकि ये रिपीट हो और हम प्रॉपर ट्रैक पे चलें। अभी ये जो बच्चों की तरह मैं एक एक वर्ड का मीनिंग पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, ये सिर्फ आपको ट्रैक पे चढ़ाना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पक जाए कि ये किस चीज़ का ये मतलब है। उसके बाद सिंपली मैं आऊँ और इसकी मैं कमेंट्री करूँ और आपके साथ सवाल जवाब का इंटरेक्शन करूँ। सारा टाइम तो ये कहा जाता है, हम एक्टिविटी ही नहीं कर पाते क्लास में। मेरा दिल होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन हो, मेरा दिल होता है कि यहाँ पे मैं कोर्ट बनाऊँ, 4 लोग इधर हों, 4 इधर हों, हम एक केस पुट करें, ये दलीलें दें, वो दलीलें दें, जजेस बैठे जवाब दें। आप में से कुछ जज बने, आप में से कुछ वकील बने, कुछ उधर वकील बने। लेकिन मैं कैसे वहां पे जाऊं जब मुझे ये लफ्ज का मीनिंग ही नहीं पता होगा, शुद्ध का मतलब नहीं पता, तो उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? तो आपने मुझे हेल्प करनी है कि मैं कितनी जल्दी उन चीजों तक पहुंचूं कि आप एक्चुअली चीजें जो है वो सीखें, डिस्टिंग्विश हो जाओ, दूसरों में से बेहतर हो जाओ। आप एक आम लॉ कॉलेज में जाते हो, वहां पे वो तोते की तरह रट्टा लगा के पाए। हम मिट जाते हैं यहाँ पे कि जो जहां पे बच्चा निकले वो एक्सपर्ट हो, जहां पे भी जॉब करे वो कहेगा सर मुझे इंटर्नशिप की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी ये धक्के खा चुका हूँ, मेरे साथ अगली बात करें। मुझे पता है कि मैंने किस जगह खड़े होना है, मुझे पता है मैंने आर्गुमेंट कैसे आगे रखना है, और मुझे पता है कि एग्जिबिट क्या चीज होती है, मुझे सारा सर पता है, मेरे से सवाल पूछे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये कौन देगा? कौन देगा? इल्म देगा, नॉलेज देगा, अवेयरनेस देगी। जब आपके पास नॉलेज होगा तो यू विल बी कॉन्फिडेंट। अगर नॉलेज नहीं होगा तो ऐसे ऐसे शिवरिंग करेंगी टांगे जब आप जज के सामने खड़े हो। तो ये सारी झिझकें, डरें, स्टेट फियर, ये सारी इधर उतार के जाएंगे आप। तो प्लीज आप मेरी हेल्प करेंगे, मैं जल्दी से इन चीजों से निकलूं। अगर आप चुप करके बैठेंगे, नहीं समझ आएगी, फिर वो ऐसे लफज गुजर जाएगा और फिर हम हर प्रोपोजिशन पे, हर लेक्चर में एक ही राम कथा में घूम रहे होंगे, एक ही विशुद्ध सर्कल में घूम रहे होंगे। तो आप मुझे हेल्प करेंगे, आप कहेंगे कि हमें समझ आ गई है। अगर एक्चुअली आई है, नहीं आई तो सारी बात है, खबरेंगे तो सही ना, लेकिन चलो समझ तो आ जाए। अब इस स्लाइड में किसी को कोई कंफ्यूजन है बताइए, आगे चलिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस आप पढ़िए सर। Classification of offenses. In the UK, criminal offenses are classified as factors indivisible offense, summary offense, or ether-based offense. In
indictable offenses. Serious offenses such as murder, rape, and robbery, and classified as an indictable offense and are tried in Crown Court with a jury. Summary offenses. Less serious offenses such as murder, minor assault and theft are classified as a brief offense and are tried in magistrate court without a jury. Extra-way offenses. Some offenses such as fraud and containing drug offense can be classified as a extra-way offenses, which means they can be paid as a magistrate court or crown court depending on the seriousness of the offense. किसी को समझ आई नहीं आएगी क्योंकि वो लोग में नहीं पढ़ा गया। पढ़िए इसको, आप पढ़िए। Indictable offences are classified as either indictable offences, summary offences, or either way offences. Indictable offences, serious offences such as murder, rape, and robbery are classified as indictable offences and are tried in Crown Court with the jury. Summary offences, less serious offences such as minor assaults and thefts are classified as summary offences and are tried in magistrate court without the jury. Either way offences, some offences such as theft, fraud, and certain drug offences can be classified as either way offences, which means they can be tried in either magistrate court or Crown Court depending on the seriousness of the offence. इसमें किसी को नहीं समझ आई कोई वोकैबुलरी का इशू है पूछो। इंडिक्टेबल जो काबिले दखल है, काबिले दखल जिसमें इंडिक्टमेंट हो सकती है, काबिले सजा जुर्म। मजिस्ट्रेट जज का नाम है, मजिस्ट्रेट जज का नाम है कि वो जो पहले दर्जे का मजिस्ट्रेट होता है, कोर्ट का नाम जैसे सिविल जज है, इसी तरह जो क्रिमिनल ऑफेंसेस को ट्राई करता है उसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं। जी दूसरी साइड पे हैं, दूसरी साइड पे जाने का जो उसको अदर वे कहते हैं। आइदर वे मतलब कि हर दो सूरतों में, आइदर वे हर दो सूरतों में। क्लियर? कहते हैं जुर्मों की तीन किस्में। पहला जुर्म ऐसा है जो हर सूरत जिसकी सजा होनी है, बड़ा ऑफेंस है, उसमें पहले ज्यूरी प्रूव करेगी और उसके बाद वो जो कोर्ट ऑफ क्राउन कोर्ट है वो उसमें ट्राई करके उसको इंडिक्ट करेगी, उसको सजा देगी, उसको पनिश करेगी या बरी करेगी। ठीक है? उसके बाद नीचे है समरी ऑफेंसेस, पीटी क्राइम, छोटे क्राइम, जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी के ऊपर स्पिट कर दिया, किसी का कोई छोटा मोटा नुकसान कर दिया, कि जैसे किसी की कैप छीन ली, ग्लासेस छीन ली, छोटे ऑफेंसेस। हाँ जी, ये भी जुर्म है। तो ये हाँ जी, ये भी जुर्म है। तो इनको पीटी ऑफेंसेस बोलते हैं, समरी ऑफेंसेस, जिनकी छोटी छोटी सजाएं होती हैं, जिनमें पूरा लंबा ट्राई करने की जरूरत नहीं होती, दोनों पार्टीज को सुना और बड़ी फैसला कर दिया। उसके बाद आइदर वे ऑफेंसेस, भाई लेफ्ट हो या राइट हो, छोटा हो मोटा हो, जुर्म है। आइदर वे ऑफेंसेस हर सूरत में जुर्म है। क्या है वो ऑफेंस है, फ्रॉड है, थेफ्ट है, ड्रग्स है, और उनकी ग्रीवियसनेस जो है वो डिटरमाइन करती है कि किसी से एक ट्रक पकड़ा जाए हीरोइन का और किसी से एक शराब पकड़ी जाए, क्या दोनों बराबर है?
नहीं बराबर। उन दोनों में ज्यूरी जिसमें इन्वॉल्व करनी है, जिसमें क्राउन कोर्ट इन्वॉल्व करनी है, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट इन्वॉल्व करनी है, वो उसके थ्रेशोल्ड के मुताबिक होगा, वो उसकी ग्रीवियसनेस के मुताबिक होगा। हाँ जी, उसकी सीरियसनेस उसमें डिटरमिन करेगी। इसमें कोई प्रॉब्लम है बताओ? क्राउन कोर्ट क्या है? क्राउन कोर्ट बड़ी कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट छोटी कोर्ट है, ठीक है। कोर्ट की हिरार्की के ऊपर भी हम एक लेक्चर करेंगे, कोर्ट की हिरार्की क्या है। इसमें क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है बताओ? आगे चलो जी, कौन करेगा? आप करिए। To create this object, distinction. The distinction between mala prohibita and mala see offenses is being subject to debate among legal scholars and practitioners. ठीक है। Critics argue that the distinction is not always clear, and what is considered inherently wrong or immoral can be subjective and influenced by social and cultural factors. Additionally, the distinction between mala prohibita and mala persi offenses can impact the severity of penalties and the level of criminal culpability assigned to the offender. This has led some question the fairness and proportionality of creating strict liability offenses under the same framework as inherently wrongful acts. इसमें किसी को नहीं समझ आई तो पूछो, कोई वोकैबुलरी नहीं समझ आई तो प्रैक्टिशनर हैं, प्रैक्टिशनर वकील प्रैक्टिस करते हैं जो लॉ की, प्रैक्टिशनर। डिस्टिंक्शन, तफरीक। जी जी, अप्रोप्रिएटनेस, मुनासिब ऑफ द डिस्टिंक्शन, फिर उसकी तफरीक है। मुनासिब तफरीक किसमें? मैला प्रकृतिया में और मैला परसे के अंदर तफरीक क्या है? अप्रोप्रिएट, मुनासिब। कोई वर्ड जो है वो प्रॉब्लम कर रहा हो, क्लियर है? कहता है कि जो माला प्रहिप्टिया है और माला परसे है, इसके अंदर जो क्रिटिक्स हैं, जो फिलोसोफर हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, वो डिबेट करते हैं कि इसमें कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है। ठीक है, आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपने उसकी फेवर में भी आर्गुमेंट दे सकते हैं, उसके अगेंस्ट भी आर्गुमेंट दे सकते हैं, स्कॉलर्स की जो ओपिनियन है वो भी आप दे सकते हैं, उसके बाद आप कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। आप कोई भी स्टांस ले सकते हैं, क्योंकि ये सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ भी चीज गलत नहीं होती अनलेस इट्स सपोर्टेड बाय द आर्गुमेंट। आप कोई भी स्टांस ले लें, लेकिन अगर आपके आर्गुमेंट उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो योर कंटेंट विल बी कंसीडर्ड और प्रॉपर्ली मार्क किया जाएगा उसको। गेटिंग माय पॉइंट? जो भी आप देखो ना, वकील एक ही केस होता है, उसमें दो वकील होते हैं, एक बंदा कहता है जुर्म किया है, दूसरा कहता है नहीं किया, दोनों ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्राडिक्टरी स्टांस है ना, लेकिन दोनों चूंकि अपने अपने आर्गुमेंट देते हैं तो दोनों को सुना जाता है और जजमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट किया जाता है। ऐसा होता है या नहीं? इसी चीज को यहाँ पे भी लिखा गया है कि दोनों स्कॉलर्स के दरमियान ये इशू है और वो कहते हैं कि इसमें क्लियर नहीं है डिस्टिंक्शन। कुछ कहते हैं इनहेरेंटली रॉन्ग हो, मॉरली रॉन्ग हो, और फिर कहते हैं कि इसकी जो सिवियरिटी है, यानी कि जो उसका घिनौना होना है जुर्म का, उस कितना सीवियर है, उसकी क्रिमिनल कल्पेबिलिटी को डिजाइन करता है और उसकी सब कुछ क्वेश्चन उठाता है उसके बारे में कि ये फेयर नहीं है और प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। अगर इसमें कोई नहीं समझ आई तो कुछ
क्लैरिटी है या नहीं? जी जी, ट्रीटिंग विद, उसके साथ सलूक करते हुए, ट्रीटिंग स्ट्रिक्ट, सख्ती से ट्रीट करते हुए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आप बताइए, आगे चले। पढ़ेंगे साथ में। आप पढ़िए जनाब मुस्लिम साहब। ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बैठे के नजर नहीं आए और बातें भी अपनी पाइपलाइन में है। Validity of justification. The justification conflict validity offenses vary depending on the specific context and rationale behind the offense. Some common justification include public welfare. Strict liability offenses often aim to protect public welfare, such as ensuring public safety, environmental protection, or consumer protection. Holding individuals or organizations strictly liable for these offenses is seen as a way to promote compliance. मेरे ख्याल में ठीक है, कंटिन्यू करो, जो भी है बस कंटिन्यू। चलो जो भी है। अगला कौन सा है? Administrative offenses. Efficiency. Strict liability offenses streamline the enforcement process by not requiring proof of a specific mental state. This allows for more efficient enforcement, especially in cases where proving intent or knowledge can be challenging. Prevention and deterrence. Strict liability offenses serve as a deterrent by holding individuals or organizations accountable for the potential harm or risk associated with certain activities. The imposition of strict liability aims to encourage responsible behavior and the protection of necessary precautions. कोई कंफ्यूजन है बताइए, कोई मीनिंग नहीं आता बताइए। Streamline, sir. स्ट्रीमलाइन, उसको सीधा करना, उसको टास्क पे लाना कि पहले मैं इसको स्ट्रीमलाइन करूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि पहले क्या करना, बाद में क्या करना, बाद में क्या करना। थोड़ी सी म्यूसी हुई तुम्हारी, मुझे लगा था अच्छा पढ़ दो। डिटरेंस, डर। अब ये बता रहा है कि जहाँ पे रूल होगा वहाँ पे एक्सेप्शन होगी। अब कुछ लोग जब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के शिकंजे में आते हैं तो वो डिफरेंट किस्म के डिफेंसेस लेते हैं, वो एक्सक्यूजेस लेते हैं, जिसमें नंबर 1 एक्सक्यूज क्या है कि पब्लिक वेलफेयर, कि मैंने जो काम किया उसमें मुफादे आमा जो थी वो मेरी मलहूज़े खातर थी, इसलिए मैंने वो काम किया। ठीक है। दूसरा जो मेरा काम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, जैसे दफा 44 लगा दी जाती है, जैसे काइट फ्लाइंग के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। कोई भी ऐसा काम जिसमें इंतजामी कंट्रोल को मुनस्सर बनाने के लिए हम वो करते हैं, जैसे प्रोटेक्टिव डिटेंशन में ले लिया जाता है। जितने भी अभी रहनुमा है कुछ वो प्रोटेक्टिव डिटेंशन में लिए गए तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में आ जाते हैं। उसके बाद है प्रिवेंशन एंड डिटरेंस, कि मुआशरे में एक ठहराव और डिटरेंस की पॉलिसी को नज़रअंदाज करने के लिए वो एक्ट किए जाते हैं। ये क्या है? ये डिफेंसेस हैं, ये प्रोटेक्शंस हैं। जब आपके क्लाइंट ने कोई ऐसी एक्शन कर दी जो कि कानून के अंदर प्रोहिबिटेड है, जुर्म है, तो आप इसमें से जो सूटेबल हो
बिकॉज इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ऐसे तो नहीं हो सकता कि तीनों आप एक ही दफा ले लें, तो कोई एक डिफेंस ही चूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस प्रपोजिशन के ऊपर कौन सा डिफेंस जो है वो फिट बैठ रहा है, जो कि इंस्पायरेबल हो टू द रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन, जो कि जज को इंस्पायर करे और आपके क्लाइंट को विंडिकेट करवाए, एग्जैनरेट करवाए, एक्यूट करवाए। कंफ्यूजन को ये बताइए, ये कॉन्सेप्ट है जो आज हम आपके सामने रखते हैं। क्लियर है? आप इसको प्लीज एक नजर मारें। आगे चलें, सही से लिखें और आगे चलें। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, सब आपने कोई स्लाइड नहीं आई, बहुत टाइम हो गया आपके आवाज में सुने, पढ़ें। Liability is commonly used in liability offenses because they often involve public welfare concerns and the need for effective enforcement. These offenses are typically aimed at ensuring compliance with specific standard, regulation, or licensing requirement. By applying strict liability in regulatory offenses, authorities can place the burden of compliance on individuals or organizations engaged in regulatory activities regardless of their mental state. This helps to maintain safety standards, protect the environment, and promote public welfare. काफी बेहतरीन ही आई है, मजीद आ जाएगी। मैं चाहता हूँ एक दफा पटड़ी पे चढ़ना है, फिर उसके बाद इंजन को इतना जोर नहीं लगाना पड़ता है। शुरू की इनिशियल जो स्टेज होती है उस पर ज्यादा एफर्ट लगती है, उसके बाद जब आप स्मूथ में आ जाते हैं तो फिर नॉर्मल थिंग। ये बहुत नेसेसरी है, पता है क्यों? वजह क्या है कि जब भी आपको कहेंगे ना कि ठीक है अभी आप यूपी आ जाए, तो इंटरव्यू लेकर होगा। अब उसको मुझे बोलना ही नहीं आता तो मैं फिर उसको क्या बताऊँ? मुझे तो पढ़ना ऊपर से देख के नहीं आता तो मैं इंटरव्यू दूंगा। इस वजह से मैं एक सारी एफर्ट करवा रहा हूँ। आज से 3 साल बाद की रिक्वायरमेंट माइंड में रखी है कि जो आज हम कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट निकल आता है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहता है कि जो रेगुलेटरी ऑफेंसेस होंगे, अब रेगुलेटरी ऑफेंसेस आपको पता है कौन से होते हैं? कौन है रेगुलेटर? अदारे। मिसाल के तौर पे कौन सा अदारा? वास्ता है, ओगरा है, इस तरह जितने भी अदारे हैं जो रेगुलेट करते हैं किसी भी बिजनेस को, किसी भी यूटिलिटी को, उसकी कोई वायलेशन होगी तो जो वायलेशन करेगा ना उसके ऊपर बर्डन आएगा कि तुम साबित करो कि तुमने क्यों वायलेशन की है। ये कह रहे हैं। अब इसको देखें जरा, ये कह रहे हैं या नहीं कह रहे? और आगे उसकी वजह बताई गई है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें और मुझे 2 मिनट। Anything confusing, interrupting? चलिए नेक्स्ट।
अच्छा जी, however ये कौन पढ़ेगा? आप पढ़ने जवाब देते हैं, आपकी रिएक्शन बहुत जरूरी है, गाड़ियाँ रुक रही हैं, आप बताएंगे। However, the rule of strict liability in regulatory offences has its critics. Some argue that it may lead to unjust outcomes or Proportionality आगे, burden individuals who may have acted innocently or without any intention to cause harm. Balancing the need for effective regulation with fairness or proportionality remains a challenge in the application of strict liability to regulatory offences. रेगुलेटरी ऑफेंसेस के ऊपर अभी वो फंसा हुआ है, ऐसे जो अदारों के साथ जो ऑफेंस करेंगे उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा। क्रिटिक्स जो उसके ऊपर नकाद हैं, जो तनकीद करने वाले हैं, वो उसके ऊपर काउंटर आर्ग्यू क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो ये तो अनजस्ट आउटकम होगी, डिसप्रोपोर्शनैलिटी होगी कि किसी इंडिविजुअल के ऊपर बर्डन डालना कि वो साबित करे कि वो इनोसेंट है या नहीं है, हो सकता है उसकी इंटेंशन ही ना हो, तो बैलेंसिंग क्रिएट करने की जरूरत है रेगुलेशन के दरमियान और प्रोपोर्शनैलिटी के दरमियान, ताकि वो जो है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि आम हालात के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑन द शोल्डर ऑफ द प्रोसिक्यूशन है। प्रोसिक्यूशन का काम है कि विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट ऑफेंस साबित करना इसके अगेंस्ट, जो कि स्टार्ट होना चाहिए फ्रॉम द विक्टिम ऑफ द बॉडी एंड गोज टिल द नेक ऑफ द ऑफेंडर, डिफेंडेंट, जुर्म करने वाला अक्यूज उस तक जाना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन रेगुलेटरी ऑफेंसेस में जो बर्डन है वो उस इंडिविजुअल के ऊपर है जो रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी करता है। कोई कंफ्यूजन? आगे चलिए। हैं? क्या करोगे? मसला क्या है? सुन के बताओ। उधर लेटो, थोड़ा देखो इसको, अब आई हो तो पढ़ो, बड़ा पढ़ो, काम आएगा आगे, है ना जी। अब इसको जरा पढ़ो, तुम्हारा नींद खत्म होगा, पढ़ो। हाँ पढ़ो, जिसी बात में पढ़ो, क्वेश्चन में promotes public safety. Strict liability holds individuals or organizations accountable for the potential harm or risk associated with certain activities, ensuring public safety and welfare. It encourages responsible behavior and the adoption of necessary precautions. Efficient enforcement. Strict liability offenses streamline the enforcement process by not requiring proof of a specific mental state. This allows for more efficient enforcement, especially in cases where proving intent or knowledge can be challenging. अब आपने ये आर्गुमेंट्स माइंड में रखने हैं, जब हम आपके सेट बनाएंगे तो एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के फेवर में है, दूसरा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अगेंस्ट है। तो जो फेवर में आर्गुमेंट्स आप वकील साहब देंगे, जज साहब को, तो आप बताएंगे कि इससे क्या क्या हम चीजें अचीव करेंगे। जनाब योर ऑनर जज साहब, हम इससे पब्लिक सेफ्टी की प्रमोशन करेंगे, लोग जो है वो अपने आप में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फील करेंगे, वो रात को बैठ जाए, दिन को वापस आए, उनको ये एहसास नहीं होगा कि हमारी कोई चीज़ चोरी होगी, हमें कोई इंटरसेप्ट करेगा, कोई चोर पकड़ेगा। उसके बाद एफिशिएंट इन्फोर्समेंट होगी, लॉ एंड ऑर्डर की एफिशिएंट इन्फोर्समेंट होगी, उसमें स्मूथनेस होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनेगी, रूल ऑफ लॉ की हकमियत होगी, कानून की हुक्मरानी होगी, सब अपने आप को महफूज तस्वर करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि अगर किसी ने कुछ गलत किया तो कानून की गिरफ्त उनको नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो ये हम फेवर में आर्गुमेंट्स पढ़ रहे हैं, कोई चीज इसमें प्रॉब्लम कर नहीं बता। आगे चलिए, अगला क्या पॉइंट है, ये 4-5 हम आर्गुमेंट्स इसके फेवर में देंगे, इसी तरह 4-5 उसके अगेंस्ट देंगे, फिर तो चोरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो क्या है सर जी बताइए।
difference. Ah. The imposition of strict liability serves as a good deterrent by holding individuals or organizations accountable for the consequences of their actions. Even if they didn't have the intent to cause harm, it encourages greater care and diligence in carrying out activities with potential risks. Protects vulnerable parties. Strict liability can be beneficial in cases where vulnerable parties, such as consumers or the environment, need protection. It places the burden of complaints on those engaged in regulated activities, ensuring that they take responsibility for the potential harm they may cause. ये अगला दलील देता है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है वो क्यों जरूरी है, उससे हमें डिटरेंस मिलती है। डिटरेंस यानी कि डर, मुआशरे में ये डर फैलना चाहिए कि जो कुछ गलत काम करेगा वो बचेगा नहीं, चाहे वो वज़ीर आज़म है या वर्कर है। तो उससे मुआशरे में इस्तेकाम आएगा, लोगों के अंदर ये एहसास पैदा होगा कि दे आर प्रोटेक्टेड एंड दे आर इक्वल बिफोर द लॉ, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एंड एवरी सिटीजन इज इक्वल अंडर द सिचुएशन ऑफ लॉ। फिर कहता है प्रोटेक्ट करता है वल्नरेबल पार्टीज को, जैसे माइनर हैं, जैसे बच्चे हैं, जैसे खवातीन हैं, जैसे कंज्यूमर हैं, जैसे कोई भी ऐसा जो है वो इन्वायरमेंट है, जो भी सेंसिटिव चीज़ें हैं उन सबको प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि हर किसी को पता होगा कि अगर मैं इसकी खिलाफवर्जी करता हूँ तो मेरे अगेंस्ट पकड़ होगी। ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इस्टेब्लिश करेगी। कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, वोकैबुलरी तो पूछें। आगे चलेंगे, ये तब्दील किया जरा इसको खत्म करने के लिए कि आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। आपको छोटी छोटा दे दें, आगे Arguments against strict liability. Lack of moral blame for worthiness. Strict liability does not consider the accused mental state of or intention potentially resulting in punishment for action and that directly or unknowingly in violation of the law. It is argued that criminal liability should not be reserved for individuals to act with the intent or knowledge. Unjust outcomes. Strict liability can lead to unjust outcomes by punishing individuals who act innocently or without any intention to cause harm. It may disproportionality burden individuals who lack the means or ability to comply with certain regulations. ये कहता है कि नहीं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इससे नुकसान होता है। लैक ऑफ मॉरल ब्लेम वर्दीनेस, ये जो एलिगेशन है, ब्लेम है, इस तरह तो हर कोई एलिगेशन लगा देगा दूसरे के ऊपर कि तुमने खुद ही साबित करना है, कौन सा हमने साबित करना है। तो इस तरह एक मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा कि तो हो सकता है किसी ने कोई एक्सीडेंटली किसी से काम हो गया, उसको ना पता हो, उसने मसूलियत में कुछ कर दिया हो, तो ये चीज़ें जो है वो क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर रिजर्व नहीं होनी चाहिए। उसका इंटेंट और उसका नॉलेज और उसका मेंजेरिया जो है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। उसके बाद अनजस्ट आउटकम, कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से अनजस्ट आउटकम भी निकल सकती है। वो बंदा जिसने मसूलियत में एक्ट किया होगा, जिसकी कोई इंटेंशन नहीं होगी, हो सकता है उसके ऊपर भी सजा मिल जाए उसको, क्योंकि उसने ऐसा काम कर दिया जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के जुमरे में आता है। कोई कंफ्यूजन है इसमें, बताइए। क्लियर है? आगे चलिए जी। लीगल सर्टेनिटी कौन पढ़ेगा? Legal certainty. Legal liability offences may prioritize legal certainty over fairness. The focus on the act itself rather than the mental state in the flexible application in this regard for the individual circumstances or mitigating factors. Incentive for over-compliance. Strict liability may create a disincentive for innovation or entrepreneurial activities as individuals and organizations may be hesitant to engage in potentially risky ventures due to the fear of strict liability. Burden of proof. Strict liability places the burden of proof on the accused to prove their innocence or establish defenses such as due diligence or reasonable mistake of fact. This can shift the deduction burden of proof where the prosecution bears the responsibility of proving guilty. देखिए
नहीं समझ आती Sir, entry. हैं? Sir, ये entry. समझ नहीं आती Entrepreneurial business. हैं? Sir, ये entrepreneurial activities. यहाँ पर बिजनेस की बात कर रहे हैं। भाई मुझे समझ आएगा कि का एंटरप्रेन्योरल Yes, sir. बिजनेस की बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर हैं? ऊंचा बोलेंगे हिसाबी लेन देन का हिसाबी लेन देन के तरीके का बिल्कुल ठीक है इंसेंटिव से करिए। इंसेंटिव फायदे कमीशन कहता है कि ये लीगल सर्टेनिटी की बात करता है तो वो प्रायोरिटाइज करती है ओवर द फेयरनेस कि जो फेयरनेस है उससे भी ऊपर ऊपर चली जाती है लीगल सर्टेनिटी जब आप बर्डन ऑफ प्रूफ भी शिफ्ट कर देते हैं rather than the mental state can lead to inflexible application disregard to individual circumstances and mitigating factors एक बंदा है वो भूख से मर रहा है और उसने रोटी चोरी की है रोटी वो खा लेगा लेकिन उसको सजा मिलेगी क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है अब उसके सर्कमस्टांसेस नहीं देख रहे मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस नहीं देख रहे और आप कह रहे हो नहीं लॉ होना चाहिए बंदे भले भूख से मर जाए ठीक है तो पहला कहता है कि लीगल सर्टेनिटी तो आएगी लेकिन वहां पे फेयरनेस नहीं होगी ओवर द फेयरनेस कहता है पहली लाइन में प्रायोरिटाइज द लीगल सर्टेनिटी ओवर फेयरनेस कि फेयर जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिलेगी फिर कहता है इंसेंटिव फॉर ओवर कंप्लायंस कि कंपनीज जो है मल्टीनेशनल कंपनी कुछ वेंचर ही नहीं करेंगी काम नहीं करेंगी इम्प्लाई रखते वक्त डरेंगी झिझक कि हम इतनी बड़ी कंपनी है लोग इतने डैमेजेस मांगते हैं हमसे हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हम कोई काम न करें जिससे हम फंस ही न जाएं इसकी वजह से लोग जो है वो डरेंगे कारोबार करते वक्त फिर कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ कहता है जो ट्रेडिशनली बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर था वो उठ के मेरे ऊपर आ गया तो मैं उसको कैसे प्रूव करता फिरूंगा कोई उठ के इल्जाम लगा देगा कि तुम्हारी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थी ठीक है तो फॉर एंड अगेंस्ट आर्गुमेंट्स वी आर हैविंग नाउ बोथ आर कन्विंसिंग कोई कंफ्यूजन है इसमें पूछे मिटिगेटिंग फैक्टर जोड़ने वाले में मिटिगेटिंग फैक्टर के जिससे कम की जा सकती है कम मतलब मिटिगेटिंग कम करना सर इस बात समझ में आई किससे ये इन पोटेंशियली रिस्की वेंचर ड्यू टू द वेंचर मतलब एडवेंचर अच्छा फियर ऑफ स्टेप ये मतलब कैसा है कि देखो अगर मैंने मिसाल तौर पे ये पुल लगाने हैं खंबे लगाने हैं मैंने यहाँ से लेकर इस्लामाबाद तक तो मैं तो किसी को खंबे पे चढ़ने नहीं दूंगा भाई नीचे आ जाओ भाई मेरे पे केस में बन जाओ तो मैं फिर वेंचर नहीं करूंगा अगर मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में होगा जल्दी लगाओ तारे गिर गए तो नीचे ही आओगे ना गेटिंग माय पॉइंट ठीक है तो ये मसला है ठीक है तो वो जब ओवर कंप्लायंस होती है ना तो फिर बंदा डरता है कि इसके नीचे कोई छतरी रखो इसके नीचे कोई क्रेन लगाओ इसके नीचे कोई मुझे गिरे नहीं गेटिंग माय पॉइंट ये फर्क है कोई कंफ्यूजन है तो बताओ आगे चलिए कंक्लूजन मोस्ट फेवरेट स्लाइड ऑफ दिस क्लास ये सबसे पसंदीदा स्लाइड है आपकी यही सब कुछ है आखिरी स्लाइड ये आप conclusion. The different types of mens rea, such as intention, recklessness, and negligence, highlight the varying mental states required for criminal liability. The subjective versus objective debate regarding recklessness underscores the importance of considering the defendant's actual state of mind when assessing culpability. The history of the Cardwell test, although not abolished, emphasizes the subjective nature of the current approach to recklessness. The issues of foreseeability in relation to the characteristics of the defendant further demonstrate the need to consider individual circumstances in the determining criminal liability. Strict liability offences, while not a type of mens rea, are exempt from the requirement of proving a particular mental state. They aim to ensure public safety, promote compliance with regulations, and
deter risky behavior. The distinction between mala prohibita and mala pursuit offenses can be deadly, but it serves as a means to categorize offenses based on their inherent wrongfulness. Arguments for strict liability highlights its role in promoting public welfare, efficient enforcement, and deterrence. However, criticized raised concerns about the lack of moral blameworthiness and potential for unjust outcomes. Striking a balance between effective regulation and fairness is crucial in the application of strict liability. सारे इसको गौर से देखो, अगर कोई लफ्ज नहीं आता है, कोई कैटेगरी नहीं आती तो लाइन को इससे देखो, आगे स्लाइड है ठीक है। इसमें पूरा जो लेक्चर आज सुबह से लेकर अभी तक की जो हमने जितनी भी एक्सरसाइज की है, जो डेट आए हैं वो भी, इसको अगर सिर्फ ध्यान से पढ़ लेंगे तो वो सारा समअप किया गया इसके अंदर। पढ़ें इसको, देखें कोई मीनिंग मिस ना हो जाए, कोई वर्ड ऐसा ना रह जाए। Any confusion? चेक करें ऑनलाइन पर चल रही है। इसमें स्टूडेंट कौन है? दोनों स्टूडेंट। हाँ जी, एनी क्वेश्चन नहीं खलील साहब बताएंगे कि समझ आ रही है नहीं आई, क्या इशू है? खलील अहमद साहब आप भी बताइए। सर क्लियर है सर, कुछ कोई फीडबैक भी आप दे सकते हैं, कोई समझ आ रही है नहीं आ रही, थैंक यू का भी शुक्रिया, लेकिन अब बताएंगे तो ज्यादा मुझे तसल्ली होगी। हेलो सर। जी शहर आप बताइए। ये शहर शेर साहब आप बताइए।
कोई क्वेश्चन है आपका, कुछ समझ आई है नहीं आई बताएं। शेर फलक और खलील अहमद। ठीक है, चलेगा। यस, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आ रही है तो बताएं। ये पूरा लेक्चर इसमें कवर किया गया है और सबसे पहले वो मेंडेलिया की टाइप्स बताता है कि किस तरह वो सारी की सारी चीज़ों को कवर करता है। फिर वो कार्डिनल टेस्ट की बात करता है कि इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रेगुलरनेस को कैसे डिटरमिन किया गया और कैसे वो स्टैंडर्ड बनाया गया रीजनेबलनेस का, कि कैसे डिटरमिन करेंगे कि वो रेगुलरनेस है। आप उसको रिकॉल करें ना, जो आज आप सुबह से पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई तो चीज़ होगी ना, पता चले कि इसने रेगुलरनेस की है, ऑब्जेक्टिव की है, सब्जेक्टिव की है, क्या इसको वाकई ही इसने रेगुलरनेस की है या नहीं की। फिर उसके बाद स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऊपर आज हमने बहुत फोकस किया मैनफिल्जा के रिव्यू में, और उसमें देखा है कि एग्जेम्पशन किसके पास है, कौन कौन बंदा जो है वो उसको एग्जेम्पशन है। उसके बाद हमने उसमें प्रॉस एंड कॉन्स देखे हैं, तो फेवर में क्या है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के और अगेंस्ट क्या है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। क्रिटिसिज्म ने कैसे क्रिटिक्स ने क्रिटिक किया है और उसमें कहा है कि भाई इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। अब इस पूरे लेक्चर को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई चीज को रिफ्यूज कर रही है तो बताइए। अभी हमारे पास है 40 मिनट, 40 मिनट है और बच्चे हमारे पास की 2, 4, 6, 8, 10 4 मिनट तकरीबन हर बच्चे के पास आने चाहिए। हर बच्चा रोस्टम पे आए और बताए कि उसको आज क्या समझ आता है। ठीक है, 2 मिनट है आपके पास, बल्कि साथ साथ आप सोचते रहेंगे। सबसे पहले साजिद साहब आप आए, आज का आपका तजर्बा कैसा रहा और आज आपने क्या सीखा। आपके पास 4 मिनट है, एक अच्छी सी तकरीर फरमाइए ताकि हम आपको MBA मुंतखब करें। पिछली क्लास में मैं अपना तारफ़ तो करवा चुका। मेरा नाम मलिक साजिद है, मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। MPhil जो है रिसर्च पे पहुँच चुकी हैं और इसलिए मैंने आपको बताया कि BEd में हमने जो है 3 साल लगाए थे, लेकिन उसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ सिवाय टाइम वेस्ट करने के और साथ जो है पैसों का लिहाज सा हो गया। उसके बाद फिर इस कॉलेज के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस भी, कुछ नेट से और कुछ एक फ्रेंड यहाँ रहते हैं इस्लामाबाद में, उनको भेजा, फिर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह ली, फिर उसके बाद आके यहाँ पर एडमिशन लिया। पिछली 2-3 क्लासेस जो है वो अटेंड नहीं कर सके, कुछ प्रॉब्लम्स थी उस वजह से। आज मतलब ये इस वीक में जो है मैंने 2 क्लासेस जो है वो ली, इस कल भी ली थी, आज भी तो मतलब दोनों क्लासेस का जो रिजल्ट निकला है मेरे पास वो ये है कि माशाल्लाह हमारे फैकल्टी मेंबर में बहुत अच्छे ताउन करने वाले हैं। मैं ये नहीं कि वो मेरे पास बैठे हैं मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। हमारा क्योंकि MBA से लेके MPhil और अभी तक सिवा हमें काफ़ी टाइम जो है मैं कुछ जो है लेक्चर्स भी देता रहा हूँ। यहाँ इस्लामाबाद रवार के साथ एक है PWE कॉलोनी, वहाँ पे हमने एक सेटअप स्टार्ट किया था और लेकिन अनफॉर्चुनेट उन्हें जो है वो नहीं मिली थी, क्या नाम है, लाइसेंस नहीं मिला था यूनिवर्सिटी से, वो कैंसिल हो गया था। तकरीबन 1 साल जो है वो वहाँ यहाँ हमने गुजारा था। तो उसके अलावा प्रेजेंटेशन वगैरह जो है वो हम अक्सर देते रहते हैं हर लिहाज से। यूनिवर्सिटीज़ में भी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में रिसेंटली जो है पिछले जो है डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने प्रेजेंटेशन ली हमारी, तो हर शोबे के लिहाज से जो है वो हम प्रेजेंट करते हैं मतलब जो करते रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी ये लैंग्वेज और ये जो है मतलब इसका सेटअप है ये थोड़ा उनसे डिफरेंट है, क्योंकि जो स्टडी वे है उसमें और जो मतलब दूसरी स्टडी है और ये जो लॉ की स्टडी है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इसकी लैंग्वेज जो है ये काफ़ी डिफिकल्ट है।
इसको पहले समझना पड़ता है, फिर ये जाके क्लियर होती है कि है क्या बेसिकली। जबकि दूसरी जो बुक्स वगैरह हैं, जैसे कोर्सेज वगैरह हैं, जैसे मतलब BS हो गया, मार्केटिंग वगैरह के सब्जेक्ट्स आ गए, बाकी जो भी जिस लेवल के हैं वो मतलब समझने वाले हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो हमारे नॉलेज में है। असल दूसरी अहम बात ये होती है कि मैं आप लोगों से एक बात ये जरूर शेयर करूंगा, मेरे एक और भी अक्सर वर्गियन बैठे हैं, हमारे यहाँ चूँकि हमारा एक कल्चर है कि हमारे यहाँ ना सिर्फ एक चीज़ को फोकस किया जाता है कि आपने जस्ट स्टडी करनी है, नाटा मतलब कि हमने क्या करना है, ये कैसे करना है, इस चीज़ को हमें जो है वो प्रेमलाइज नहीं किया जाता, हमें तो प्रॉपरली उसके ऊपर ना नहीं किया जाता। हमें बस ऐसे ही है कि आपने पढ़ना है, तो हमारी वो होती है कि हम जहाँ भी रहते साइड पे जो है बस वो घूमते रहे। एंड ऑफ दैट क्या होता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। अब वाक़िदे के हिसाब से देख लें तो मैं MPhil कर चुका हूँ, और इस साइड पे जो है पहले 3-4 साल ज़ाया किए, फिर आप अल्लाह खैर करे आगे इसके आगे क्या होता है ये तो वक्त बताता है। तो हमें मतलब एक मैं अभी एज के हिसाब से और सारी चीज़ों की जो है फोकस करने के बाद इस रिजल्ट पे पहुंचे हो कि आप एक प्रॉपरली थीम लेके चलें, प्रॉपरली एक अपना विषय लेके चलें। जैसे कल मैडम बता रही थी कि अपना एक गोल है, तो गोल को बेसिकली जो हमने डिफाइन किया उसका ये होता है कि आपके पास एक आगे जाने का एक रास्ता है, आपने एक फाइनल करना है कि मैंने इसके लिए फाइनल करना है, तो आप उस फाइनल को लेके चलें, ना कि आप इधर उधर घूमते रहे या एंड ऑफ दैट ये हो कि आपके पास कुछ भी ना। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले जो है आपका एक टारगेट होना चाहिए। अब स्टडी डे जाते हैं तो पीछे 2-3 जो लेक्चर के लिस्ट में मेरे, उसके हिसाब से तो मुझे अभी आज का दिन जो है ये जस्ट मुझे लर्निंग में लगा कि बेसिकली अगर तो हम स्टार्ट में नहीं पढ़ा होता तो फिर तो मैं इसके ऊपर आपको ब्रीफ भी कर सकता था, खुद से भी मुझे क्लियरनेस होती। अब अगले क्लासेस लेंगे, फिर उसके बाद अभी स्टडीज को जो है प्रॉपरली लेके चलेंगे, फिर उसके बाद जो है आज अगर कोई थोड़ा सा जो समझ आया, असल जो मेन आपका जो मौजूद है वो आज का लेक्चर है, आप सब ने कोशिश करनी है कि अपने मौजूद पे रहें। हाँ, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें अगर कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए करना चाहते हैं, पहला 1 मिनट तो यूँ लगाओ, बट मेन जो स्पॉटलाइट है ना, जो टार्च आपने डालनी है वो आज के लेक्चर के ऊपर डालनी है। मैंने आपके नकल मारने के लिए जानबूझ के कंक्लूजन की स्लाइड रखी है ताकि आपको ब्रेन में चीजें आती रहें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच जी, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद ये मैं दाखिले किताब देता हूँ, मैडम आपका नंबर आ गया। क्लास को आपने मुखातब करना है, ऑडियंस को एंगेज करना है। आपका पहला लेक्चर है, बतौर टीचर आप आएंगे, अच्छा लेक्चर देंगे तो आपको जॉब पे भी रखेंगे, अज़ीम ये करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है 3 मंजिले के बाद, मंजिला का मीनिंग होता है बिल्डिंग मान, उसके बाद उसकी टास्क में हम लोगों ने उसकी इंटेलिजेंस प्रैक्टिस और उसकी नेग्लिजेंस के बारे में पढ़ा। नेग्लिजेंस से जो आप पता है दुरुस्त है, तो फिर उसके बाद उसके अंदर हम लोगों ने उसकी टास्क को मेरा कोई मसला नहीं, कोई वेरी गुड, आप बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल आप आराम से जो भी आपको आता है बता दें। उसके बाद हम लोगों ने उसके बारे में हम लोगों ने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर हम लोग ये कोई बात नहीं, अब कंटिन्यू करके सही है, ऊपर से देख के पढ़ना है। मकसद है कि आपको जरा क्लियर खत्म हो जाएगी, इधर आपकी घबराहट वाली बात है वो खत्म हो जाएगी, इजी रिलैक्स है। सादा उर्दू में बताए, पंजाबी में जैसे आते हैं आराम से आपने बिल्कुल घबराने की नहीं, रिलैक्स, कोई मसला नहीं। ऐसी ज़कातेदार किस्म की आनी चाहिए, पता चले कि नहीं दूध घी वास्ते गया हुआ है ना, ये सारा इधर नजर आना चाहिए। सर आज हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऊपर पढ़ा है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कुछ चीज़ों में बेहतर है कि होनी चाहिए, मिसाल के तौर पर आप वेपन्स आप छोड़ेंगे तो बाकी के लिए आसानी होगी ना, वेपन्स स्मगलिंग करते हैं या सुनिए जी, एक मिनट है कि आपकी ऑडियंस लेना नहीं चाहता, आपकी
ये वोट ना देगा तो फायदा नहीं है। चलिए भाई अपना नाम बताएं, फिर अपना बताएं। सेम मेरा पास मेरा नाम है। आज हमने स्टिक लायबिलिटी भी पढ़ा है। स्टिक लायबिलिटी कुछ चीज़ों पे होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप ड्रग स्मगल करते हैं, वेपन स्मगल करते हैं, उस पे तो ये लाजमी होनी चाहिए। और कुछ एक्शन ऐसे हैं जो आपके माइंड में नहीं होते हैं, वो गलती से हो जाते हैं, उन पे स्टिक लायबिलिटी नहीं अप्लाई होनी चाहिए। वो इस वजह से नहीं होनी चाहिए, मिसाल के तौर पर विंडो है, विंडो में कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई बंदा उधर से घूमता है, उसका हाथ रखता है, वो नीचे गिर जाती है या किसी को लगती है, उससे किसी को नुकसान हो जाता है, उस पे स्टिक लायबिलिटी अप्लाई नहीं हो सकती है, क्योंकि उसने जानबूझ के नहीं किया, उसे गलती से हो गया। और स्टिक लायबिलिटी में ये होता है कि वो उसके एक्शन पे उसको जुर्म साबित करते हैं, उसने एक्शन के लिए। और स्टिक लायबिलिटी मिसाल के तौर पर एक भी बंदा है, उसने वेपन आगे पीछे स्मगल किए हैं, ठीक है, वो तो जो भी अदालत में उसमें केस जाएगा तो वो ये नहीं देखेगी कि उसने क्यों किए हैं, क्योंकि लीगल है, वो अनलीगल है, तो फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई हो जाएगी। कोई सवाल है? पूछें नहीं है? सबको समझ आ गई जो सर ने बोला है? सर थैंक यू वेरी मच सर। सब पे बैठे ये एमपीए की मसलन है, ये छोटे नहीं है। हाँ जी ठीक है, आगे बढ़िए आप। नहीं आप सर आप मुझे भाई पहले चलिए कोई बात नहीं, बताएंगे तो अच्छी बात है ना, आप सबको की मदद हो जाएगी। Ever since from the start we have learned a lot about what should or should not be criminalized. So it is quite a complex matter that what behavior or conduct should or should not be criminalized. To simplify this complex matter, there are two aspects that we must have to understand. First aspect is that actus reus and mens reus. Now in today's lecture we can talk about actus reus. So there are types of actus reus that help us to address whether the conduct of the person was actually criminalized, is it actually constitute a crime. So there are some types, there are some principles that help us recognize that person's behavior is actually criminalized. So intention is the highest level of mens reus. It means that the person intends to kill someone and achieve the goal that he wants. So but right now we are going to talk about intention, we will talk about recklessness. अब recklessness की बात करते हैं तो क्यों बात करूँ तो इंटेंशन होती है, इंटेंशन आपकी नीयत होती है, आपकी नीयत किसी बंदे को कत्ल करने की, ठीक है, और आप इस नीयत की वजह से आप अपना गोल जो होता है वो अचीव कर लेते हैं। ये आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ मेंस रिus में आता है इंटेंशन। रेकलेसनेस जो कहते हैं रेकलेसनेस की होती है आपको नॉलेज होने के बावजूद भी आपकी रेकलेसनेस बेसिकली की वजह से, यानी आप जानते हैं कि आपको कॉन्सिक्वेंस अगर बंदे को यहाँ से पुश करूंगा इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो अपने आप बॉडी हार्म ग्रीवियस हार्म होगा उससे, लेकिन फिर भी आप यू प्रोसीडेड रिगार्डलेस नोइंग दिस दैट दिस इज कॉल्ड रेकलेसनेस। नेग्लिजेंस जो होती है, नेग्लिजेंस ये होती है आपकी गफलत। इसमें ये होता है कि आपका इंटेंशन नियत, इसमें ये नियत वगैरह नहीं देखते हैं, गफलत वगैरह गफलत। इसमें ये होता है कि इसमें ये होता है कि आपका मेंस रिus जो है ना, मेंटालिटी, नॉलेज, अवेयरनेस, ये सब कुछ होती है इसमें, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होने के बावजूद आप अगर प्रोसीड करते हैं इसकी नेग्लिजेंस में आता है, यानी कि आपको कानून पता है ये मैं जो कर रहा हूँ ये अनलॉफुल एक्ट है, लेकिन आप फिर भी इसको प्रोसीड करते हैं, ये नेग्लिजेंस में आता है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आपका मेंस रिus रिक्वायर्ड नहीं होता, ओनली एक्टस इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द गिल्ट। तो गिल्ट आपको एस्टैब्लिश करने के लिए जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में वो काफी होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके बारे में पढ़ा, कैलेंडर्स के बारे में पढ़ा। इसमें ये होता है, अच्छा एक्टस की बात कर रहे हैं हम, इसमें एक चीज आती है कि ड्यूटी टू केयर एंड रीजनेबल केयर। ड्यूटी टू केयर मींस दैट अगर मैं फर्ज करें सर मैंने मिसाल दी थी कि जो बंदा आ रहा है जिसका काम है इसके सर्कल में आ रही है चीज, अब वो रिस्पांसिबल है इस चीज का। जो सर्कल के बाहर है, सिंपल मिसाल दे रहा हूं, सर्कल के बाहर उसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती, ड्यूटी टू केयर नहीं है। फर्ज करें इसमें एक चीज और आती है, आप
आपकी ड्यूटी थी किसी चीज को रोकना, मिशन करना, लेकिन आप नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इस घर में, इस बिल्डिंग के अंदर आग लग जाती है, पुलिस को आप नहीं आने की यहाँ पर आग लगी है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पुलिस को कॉल करें कि यहाँ पर आग लगी है और बाद में यहाँ पर पुलिस आए, ठीक है। उसके बाद ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मेन टॉपिक है मुझे नहीं पता मैं क्या बताऊं। कोई बात नहीं, जो भी गाना सुना गाना सुना, हाँ कुछ तो सुनाओ, लेकिन आगे इसको मैं नहीं सुना। कौन सा गाना था? कोई कानूनी सा गाना अभी वो बरकत ने आपको बताया इंटेंशन और ये क्या रिकलेसनेस और एलिगेंस के बारे में। इंटेंशन क्या है, मतलब कि आपकी नीयत होती है कि मैंने ये गोल अचीव करना है। फॉर एग्जांपल मेरी नीयत होती है किसी बंदे को मारना, तो मैं अपनी नीयत से उस बंदे को, मतलब मैं अपना गोल अचीव कर लेता हूँ, उस बंदे को मार देता हूँ और मुझे पता है कि इसमें नुकसान है, मुझे सजा हो सकती है, ऐसा हो सकता है। और रिकलेसनेस जो है उससे पता है कि अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो अगले बंदे को उससे नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं धक्का देता हूँ या किसी को फायर करता हूँ तो मुझे पता है कि इस चीज़ से बंदा मर भी सकता है या इसको कोई नुकसान पहुँच सकता है, फिर भी वो मैं काम वगैरह कर देता हूँ। और नेग्लिजेंस मतलब नेग्लिजेंस का मतलब है जानबूझ के काम करना। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि ट्रैफिक रूल्स है, अगर मैं उनको तोड़ूंगा तो वो जुर्म होगा और इससे कोई भी नुकसान हो सकता है। मेरा नाम है राजू महेश कुमार। ये टॉपिक के बारे में आज हमने पढ़ा 3 चीजों के बारे में। इस एरिया के 3 टाइप्स के बारे में, इंटेंशन, रेकलेसनेस एंड नेग्लिजेंस। इंटेंशन होती है नियत और नेग्लिजेंस होती है रेकलेसनेस का मतलब है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है हिस्ट्री ऑफ कार्डवेयर टेस्ट के बारे में। कार्डवेयर टेस्ट जो भी खत्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी समझ आता है वो बताओ, जो भी आपके माइंड में आता है वो बताओ। मकसद क्या है कि आपका ये फिक्र खत्म हो जाए कि आप जो वहां पे जाकर जो बोलने वाली चीजें हैं ये आस्ते आस्ते खत्म कर दिया। क्लास के सामने आपको ऐसे ही लगे जैसे आप उधर बैठ के दोस्त की ना पूरा दिन इसलिए के साथ इसी तरह आप करो। तो इसमें बता सकता हूँ अपने अभी से कुछ बताओ जैसे कोई सामने आके बोली। कोई बात नहीं, ये अपने ही भाई है। इंटेंशन की एग्जांपल है कि नियत कर, मतलब कि अगर मैं नियत करता हूँ इसको मारने की नियत करता हूँ और चलिए आप बैठें और मैं आपसे थोड़ी देर बाद ये पूछूंगा। ठीक। ऑल वेल टेस्ट क्या है? ऑल वेल टेस्ट थैंक यू वैसे पूछूंगा। जी बराबर। अदर सब आइए बरकत जिंदगी के बारे में जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शिराज है। तो आज हमने मैंने जो सीखा, मैंने ये सीखा है कि अगर मतलब कोई काम करता है तो नियत कर रहे हैं कि मैंने ये काम कैसे करना है। अगर बिल्कुल केस है मेरे पास तो उसको मैंने अचीव करना है, कैसे करना है, ये चीज़ मैंने सीखी। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी है कि उसके लिए मेरे पास कुछ मिसालें होनी चाहिए।
तो अगर मैंने स्कूल में कोशिश करनी चाहिए कि पहले मैं जो है ना जो पहले जो फैसले हो चुके हैं मैं कुछ स्कूल फैसले में कुछ फैसले लूँगा तो जैसा आपके सामने रखूँगा तो भाई ये फैसले पहले हो चुके हैं मेरा मानना ये है कि ये फैसला जो आपने देना है कि किस फैसले को लेकर फैसला आप लें इसके अलावा और भी कुछ सोचने बातें आइए नाम आपका क्या है? शरार अली। शरार क्या मतलब है शरार का? कोई पता नहीं। मेरा नाम मोहम्मद साहिद है। तो जैसे साहिद साहब ने पहले बताया कि हर चीज़ का कोई अपना गोल होना चाहिए। तो मैं पहले भी तकरीबन अभी LLB कर रहे हैं, इसके बाद आपको पता है कि 2 साल बाद हम चले जाएंगे इंग्लैंड है 1 साल हमारा। पहले भी मैं 2010 से 2015 तक पहले भी मैं रह चुका हूँ। उस टाइम तो गोल था कि बस गए हैं पैसे कमाए हैं वापस आ गए। तो अभी हमारा गोल है कि हमने पढ़ना है, स्टडी करनी है, तो तब जाके देखा कि जो पढ़ाई है ना वो भी जरूरी है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं तो LLB में लॉ के बारे में, और लॉ में मैं आज जो हमने पढ़ा है ये सच एरिया के बारे में, जो है मेंस एरिया के बारे में। पहले हमने पढ़ा है टेंशन क्या है कि टेंशन में कोई भी चीज़ है कि हमें पता है कि जिन तौर पर हमें इल्म है इस चीज़ का कि हमें यार ये कोई भी जुर्म है जो हम करते हैं, कोई भी हम करते हैं, तो उसके बारे में हमें पता भी होता है कि हमें इसकी सज़ा मिलेगी। तो रेकलेसनेस में इसके बारे में हमने पढ़ा है लापरवाही है कोई भी चीज़ है। अभी हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हमें पता है कि हम ड्राइव करते हैं मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, हम फिर भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लापरवाही करते हैं, उससे कोई भी नुकसान हो सकता है। तो नेग्लिजेंस जो है वो गफलत है। गफलत मसलन कि हम जैसे अभी गाड़ी की ही मिसाल दी है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, जा रहे हैं, हमें पता है कि यार अगर रेड सिग्नल है हम फिर भी वो सिग्नल तोड़ देते हैं, लापरवाही करते हैं कि चलो यार कोई नहीं, मैं हो सकता है निकल जाऊँ, लापरवाही गफलत कर लेते हैं ना कि मतलब कि सिग्नल रेड है मैं फिर भी रिस्क ले लेता हूँ या चला जाता हूँ। तो बाकी जो कार्डल टेस्ट के बारे में भी हमने पढ़ा है। क्या है कार्डल टेस्ट? ये सब सवाल देखना पड़ेगा। कार्डल टेस्ट के बारे में नहीं आइडिया है आपका, वो पूरा देखते हैं। ठीक है। और कोई चीज़ बताना चाहें? और जो हमने अभी वो यूजर के रूल्स के बारे में पढ़े हैं। यूजर में आप कितने साल रहे हैं? मैं तकरीबन 5.5 साल। 5.5 सालों में एक इंग्लिश कंट्री में रह के आपको फ्लुएंसी क्यों नहीं? सर ये इंग्लिश स्टूडेंट है, ये उसने लॉ के बारे में ना जो ये टोटली ये जितनी चीज़ें ये तो हमने नहीं पढ़ी है। वैसे बोल कर वैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश में बात करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है? जी आती है। क्यों 5 साल रहे? सर वो असल में मतलब कि जब बंदा जैसे हम रहते हैं जैसे दीगर माहौल है हमारा, सारे पाकिस्तानी हैं, तो एक लोगों के साथ जो बातचीत करें, जो भी हमारा काम था, काम के रिलेटेड वो तो हमें वो चीज़ें आती हैं, वो तो सीख ली करनी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका पब्लिक इंटरेक्शन लीडर नहीं रहा वहाँ पे। आपने ऐसी जॉब की है जिसमें आप घर से काम पे कर रहे हैं और वहाँ पर भी पाकिस्तानी और वहाँ पे भी पाकिस्तानी। गोल ही सर मतलब कि ये था कि पैसे बनाने, पैसे कमाए वापस। क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? वो ज़्यादा उधर मैंने ड्राइविंग की। ठीक है, थैंक यू जनाब। हाँ मेरा नाम मोहम्मद हुसैन नादर है। आज के लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, जिसमें टेंशन है, रेफरेंस है, नेग्लिजेंस है और कार्बन टेस्ट। और इंटेंशन में ये किसी चीज़ की कोई काम करने की नीयत करना, मतलब हमने कोई भी काम शुरू किया उसका टास्क अचीव करना, नीयत के साथ उस काम को कंप्लीट करना। बेपरवाही, लापरवाही यानी बेफिक्री। अगर हम कोई भी काम है तो उसको कर रहे हैं तो उसमें लापरवाही कर देते हैं, यानी उसको नियत के साथ हम नहीं कर रहे।
ठीक है काम को छोड़ देते हैं या लापरवाही कर देते हैं हर काम में। गफलत जैसे अभी भाई ने वो ट्रैफिक को बताया कि अगर हम कार चला ड्राइविंग कर रहे हैं तो आगे से वो रेड इशारा है, हम उधर नहीं रुक रहे, हम निकल रहे हैं, गफलत करके जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो जाएगा, हमें वो चलान भरना पड़ेगा, हमारा लाइसेंस वो कर देंगे। ये अब तो वो खत्म कर दिया गया है 1982 में। उसके बाद महिला को हिट्टा और महिला पर से क्या होता है सर? महिला पर से एक बच्चे ने आया, उसने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा कि सर मैं इधर नहीं बता सकता, उधर बता सकता। तो ये फासला तो यहाँ पे थोड़ा सा ही है ना, लेकिन उम्र लग जाती है इधर से इधर आते रहते हैं, नहीं लग जाती है। इस पीरियड को खत्म करने के लिए, इस स्टेज को खत्म करने के लिए इट्स वेरी इजी कि वहां पे बैठ के काम करना और बातचीत करना और यहाँ पे डिलीवर करना, टू डिफरेंट थिंग्स ऑलटुगेदर। एक टेबल होता है ना, इधर आने में और उस टेबल की दूसरी साइड पे आने में बड़ा टाइम लगता है, नहीं गलत है ना? और कुछ क्या बात करवाना चाहिए? बस थैंक यू वेरी मच। जी सर, आप करिए, आप नहीं लिए ना कम लिखे आप मतदान में हैं थोड़ा जो है सी का कुछ नहीं है सर, आज क्या हो सके गलत खैर ठीक है सब बड़ा अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर। अच्छा वेरी गुड, थोड़ा तकलीफ करो ताकि मोटिवेट कर सकें। सबने तो आज कर दी है ना, खैर है, चलो इसको आप डिफरेंट जो है वो मुख्तलिफ को कहते हैं और मेंस जो है मेन नदिया, ये जो है आदमी को कहते हैं। तकलीफ करो, मोटिवेट करो, मैं बहुत रॉन्ग हूँ किसका मोटिवेशनल तकलीफ करो कि ये बच्चे जो हैं ये सारे मोटिवेट हो जाए। हम सुबह पकड़े और पढ़ने शुरू सही असल मसला ये है सर कि आज के जो लोग मूड नहीं है, याद ये बनाएंगे सर कि जो सारे लेक्चर्स थे उसको इंशाल्लाह रिवाइज करूंगा सर और फिर आके लेक्चर जो बैकग्राउंड क्लास में बैठता हूँ रेंज में नहीं बैठता असल में वो बैकग्राउंड जो लेक्चर जो लेक्चर सुन रहे हैं सब उसका कुछ आइडिया नहीं। आज जो लेक्चर पढ़ा इसका भी आइडिया नहीं। आज ये तो कुछ तो पता होगा ना, छोटी मोटी कोई बात बताओ, कोई एक बात जो आपने सीखी हो आज बड़ा, क्योंकि मैं वो कॉन्फिडेंट था खुद से कि मैंने ऐसा धंधा करा है कि आपको समझ ही नहीं सर आप ये लेक्चर पे काफी कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन असल में मसला हमारे हमने रिवाइज किया नहीं बीच में आए यही वजह से। चलो ऐसे है कि क्योंकि तुम स्पीकर हो, अच्छे हो, ऑडिटर हो, तो आई विल अप्रिशिएट कि अगर आपको थोड़ी सी अच्छी आ जाए तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। ये तो मजाक का सर स्पीकर नहीं, वो भी काम खराब है। बन जाऊंगा सर इंशाल्लाह, इधर आके बन जाऊंगा। आइए
हमारी क्लास के आखिरी शोभा, हिंदुस्तान धरती के आखिरी फखर, टीपू सुल्तान के सपूत। माय नेम इज एहसन अली। तो अच्छा, हम लोगों ने अभी तक 3 टाइप्स पढ़ी है मैनस्टीरिया के बारे में, ठीक है। इंटेंशंस, रेकलेस और नेग्लिजेंस, ठीक है। जो इंटेंशंस है उसमें हमने पढ़ा है उसमें कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई इंटेंशन हो किसी को हार्म करने की या किसी को नुकसान पहुंचाने की, ठीक है। जैसे कि मैं कोई प्लान करके जाता हूँ किसी को कत्ल करने का, तो ये मैं फुल इंटेंट और मैं फुल प्रिपेयर होके उसको कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह रेकलेसनेस है, ठीक है, वो है बेफिक्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को आपने से किसी बंदे को मैं कोई काम देता हूँ, जैसे कि बिजली का काम है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि उस बिजली के काम से शायद उसको करंट लग सकता है, तो ये मेरी उसमें क्या कहते हैं, मतलब मुझे मैंने इंटेंशनली नहीं किया, लेकिन ये मेरी उसकी गफलत की वजह से उसको करंट लग गया। या जिस तरह चौथे फ्लोर से किसी को मैं बोलूँ कि यार यहाँ से छलांग लगा, तो मुझे उसके मतलब नतीजे पता नहीं होंगे, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस का ये है कि जैसे मैं कोई काम पर लापरवाही है, जैसे मैं कोई काम करता हूँ गाड़ी में चला रहा हूँ और मैं 100 ओवर स्पीडिंग करता हूँ, ठीक है। और मुझे इसका पता होना चाहिए कि यार उस ओवर स्पीडिंग करने से मैं किसी को नुकसान पहुँचा, मैं अपने आप को नुकसान पहुँचा सकता हूँ, मैं किसी को नुकसान उससे पहुँचा सकता हूँ। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इसके अलावा तो आप बिजली का काम किसको दो देते? क्या बंदे को ठीक ही नहीं कराओगे? नहीं, मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए प्रॉपर कोई बंदा हायर करूंगा, जैसे कोई प्रॉपर उसकी बिजली का काम करने वाला इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, उसको मैं हायर करूंगा जिसको नॉलेज हो उस काम के बारे में, मैं उससे हायर करूंगा, ठीक है। मैं ऐसे बंदे को काम नहीं दूंगा जिसका वो काम ही नहीं बनता है, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं कि एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है। अगर वो एक्सपर्टीज के बगैर करेगा, वो प्रोटेक्टिव प्रिकॉशंस नहीं लेगा, ग्लव्स नहीं पहनेगा, बेल्ट नहीं लगाएगा, तो नहीं हो सकता है कि उसको करंट लगे। अच्छा, इस लायबिलिटी को कौन सी लायबिलिटी को इसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मूल्य क्या है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का 2 लायबिलिटी पड़ी ना सर, एक स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट में सीधी लायबिलिटी, दूसरी इनडायरेक्ट बोल दो, सादा अल्फाज में वाइकेरियस बोल दो, अगर बोल सकते हो इनडायरेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से थैंक यू। अच्छा जी सर, आपने बताना था ऑर्डर टेस्ट। ऑर्डर टेस्ट एक टेस्ट था जो कि ऑर्गेनाइजेशन में इसमें डिटरमिन क्या किया गया, रेशो क्या है जी? ऑर्डर टेस्ट में क्या डिटरमिन किए गए थे? 2 प्रिंसिपल में कोई बता दे किसी को अगर याद हो है। ड्यूटी टू केयर, सॉरी, ड्यूटी टू केयर एंड ड्यूटी केयर सर, ड्यूटी टू केयर एंड रीजनेबल केयर। इसमें ये चीज तो बेसिकली डिसाइड इसमें ये किया गया कि जो सब्जेक्टिव रेगुलेटर्स है उसको डिटरमिन कैसे किया जाए। उसमें फिर टेस्ट अप्लाई किया गया कि रीजनेबल बंदा जो है वो उसमें कैसे सोचता है। अगर एक आम आदमी जो है उसको क्या असेसमेंट होती है, वो फोर्स ही कर सकता है। दूसरे जो 2 मेन पॉइंट इसमें देखे गए, वो देखे गए कि ये जो वाइट मिसाल तौर पे ये जो चीज है इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, इसमें मैं सोचूं ही नहीं। दूसरा ये है कि मैं इसमें रिस्क सोचूं लेकिन फिर भी मैंने उठाया है। तो ये 2 पॉइंट को डिटरमिन कैसे करते हैं, तो वो इस टेस्ट के अंदर डिटरमिन किया गया। किस साल का ये केस था? 1982 का केस। जो दूसरा केस था 2003 का, वो क्या था टाइटल उसका? आर वर्सेस जी वर्सेस जी वर्सेस एनदर
आर वर्सेस जी एंड अदर का क्या मतलब है? एक बंदा और अगर वो ज्यादा हो तो फिर क्या लगेगा? अदर लगेगा। और कोई चीज इस केस में जो आपको नहीं समझ आ रही है, या पूरी स्लाइडों में कोई भी चीज आप स्लाइड करके देख लो, कोई चीज नहीं समझ आती तो आज हम उसकी रिवीजन जो हमने की है वो क्लैरिफाई हो जाएगी। तरह इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे माइंड में बैठ गया। ऑल टुगेदर पर्पस ये शक आप इसको स्क्रॉल करें, शुरू में चले जाएं। जो कार्बन टेस्ट है वो मैंने कहा है स्टिक लाइबिलिटी को जी, हम जब किसी क्रिमिनलिटी को किसी भी लाइबिलिटी को कोर्ट के अंदर एस्टैब्लिश करने जाएंगे तो कोई पैमाना होना चाहिए, कोई यार्डस्टिक होनी चाहिए, कोई स्केल होना चाहिए जिसके अगेंस्ट मैयर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जिसको इल्जाम लगाया उसको जेल में डालना, नहीं, कोई साबित करना पड़ेगा तो फिर उसके बाद मामला। एक दफा पहले इसको जल्दी से स्क्रॉल कर लें, हमारे पास 5 मिनट है। पहली से फर्स्ट में जाइएगा, ये आगे पहले इंट्रोडक्शन, यस इंटेंशन है, डायरेक्ट इंटेंशन है, इसी की एग्जांपल है आगे देखते जाएं और इसको गो थ्रू करते जाएं।